आज मैं आपको पाठ 16 पढ़ाने जा रही हूँ, जिसका नाम है राजा का न्याय, कि राजा किस तरह से न्याय करता है। इस पाठ को हम पढ़ेंगे तो मैं आपको समझाती जाऊँगी। जब किसी व्यक्ति के मन में लालच घर कर जाता है तो वह बुरा से बुरा काम कर सकता है और किसी को भी धोखा दे सकता है। जब किसी व्यक्ति के मन में लालच आ जाता है तो वह क्या कर सकता है, वह सब बुरा काम कर लेता है और किसी को भी धोखा देने की सोच सकता है। तो ऐसा ही इस वाले पाठ में हुआ है, तो हम इसको पढ़ेंगे तो और समझ में आएगा। पुराने समय की बात है। राजा रवि और विनय गहरे मित्र थे। दोनों मिलकर गांव के किसानों से फसल खरीदते और उसे शहर की मंडी में बेचते थे। इस कार्य में उन्हें अच्छा लाभ होता था। एक बार वर्षा न होने के कारण किसानों की फसल खराब हो गई थी। इससे रवि और विनय का व्यापार चौपट हो गया था। तब दोनों ने निश्चय किया कि उन्हें किसी दूसरे शहर में जाकर कोई काम करना चाहिए। जब गांव में उनकी फसल खराब हो गई थी तो उन्होंने क्या सोचा कि हमें कहीं दूसरे शहर में जाकर काम करना चाहिए। दोनों ने पास के शहर रामपुर जाने का निश्चय किया। वहां पहुंचकर उन्होंने कपड़े का व्यापार आरंभ कर दिया था। ईश्वर की कृपा और उसकी मेहनत से उन्हें इस काम में अच्छा लाभ होने लगा था। एक दिन रवि बोला, क्यों मित्र, क्या तुम्हें अपने परिवार की याद नहीं आती? मुझे तो बहुत याद आ रही है। हाँ, मुझे भी आ रही है। यह महीना समाप्त होते ही घर चलेंगे, विनय ने कहा। रवि ने विनय की बात मान ली। महीना समाप्त होने पर दोनों अपने अपने घर की ओर पैदल चल दिए। दोनों के पास अपने अपने हिस्से का धन था। रास्ते में जब उन्हें थकान होने लगी तो वे एक पेड़ के नीचे रुक गए। उन्होंने खाना खाया और कुछ देर आराम करने के लिए वहीं पर लेट गए। रवि को तो जल्दी ही नींद आ जाती थी, लेकिन विनय की आंखों से नींद कोसों दूर थी। यह आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा होगा। एक पेड़ है, इस पेड़ के नीचे दोनों रवि और विनय लेटे हुए हैं। तो रवि को तो बहुत ही जल्दी नींद आ जाती थी, तो रवि सो गया। इसको बहुत जल्दी ही नींद आ गई थी और जो विनय था उसे नींद आ नहीं रही थी। उसके दिमाग में बेईमानी आ गई। किसके दिमाग में बेईमानी आ गई थी? विनय के दिमाग में बेईमानी आ गई थी। वह रवि को बेवकूफ़ बनाकर उसका हिस्सा हड़पने की सोचने लगा। जब रवि सोकर उठा तो उसने देखा कि विनय बैठा हुआ कुछ सोच रहा है। उसने पूछा, क्यों मित्र, क्या बात है? कुछ परेशान दिखाई दे रहे हो। रवि, पिछली बार हमारे साथ होने वाले सभी व्यापारियों को घाटा हुआ है। यदि हम अपना पूरा धन लेकर घर जाएंगे तो किसी न किसी के मन में गलत विचार आ सकता है, और यदि उन्होंने हमारा धन चुरा लिया तो विनय ने रवि को बहकाने की कोशिश की। सीधा साधा रवि विनय की बातों में आ गया। रवि बहुत सीधा था, वह विनय की बातों में आ गया। उसने विनय से कहा कि वह जैसा चाहे वैसा करे, उसको सब मंजूर था। पेड़ के नीचे दबा दे तो किसी को पता नहीं चलेगा, बाद में किसी समय भी यहाँ आकर यह धन निकाल लेंगे। दोनों ने मिलकर पेड़ के नीचे गड्ढा खोदा और आधा आधा धन हांडी में भरकर गड्ढे में दबा दिया। फिर दोनों मित्र अपने अपने घर की ओर चले गए थे। रवि अपने परिवार से मिलकर बहुत खुश हुआ था, लेकिन विनय का मन तो गड्ढे में दबे हुए धन पर लगा हुआ था। वह अगले ही दिन मुंह अंधेरे उठकर उस पेड़ के नीचे गया। उसने कुदाली से गड्ढे को खोदकर हांडी में भरा सारा धन निकाल लिया। इसके बाद खाली हांडी को गड्ढे में रखकर गड्ढा बंद करके वह अपने घर वापस आ गया। इस घटना के 2 दिन बाद वह रवि के घर पहुंचा और उसने कहा, मित्र, मेरे पिताजी की तबीयत अचानक बहुत खराब हो गई है। लगता है कि उन्हें इलाज के लिए दूसरे शहर ले जाना पड़ेगा, इसलिए मैं अपना धन निकालना चाहता हूँ। रवि विनय के साथ पेड़ के नीचे पहुंचा और गड्ढा खोदकर हांडी को बाहर निकाला। हांडी को देखते ही विनय चीखा, हे भगवान,
धन कहाँ गया? रवि ने देखा कि हांडी खाली थी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि इतनी जल्दी हांडी में से धन कौन निकाल ले गया। कहीं तुमने यह धन तो नहीं निकाल लिया? विनय रवि को घूरते हुए बोला। मैं ऐसा क्यों करूँगा? रवि शांत स्वर से बोला। जैसा कि आपको इस चित्र में दिखाई दे रहा है कि रवि और विनय दोनों पेड़ के नीचे से धन को निकाल रहे हैं और देख रहे हैं कि वो इसमें धन है कि नहीं है। लेकिन इस धन के विषय में केवल हम दोनों को ही पता था, विनय चिल्लाया। इसके बाद लड़ते झगड़ते हुए दोनों राजा के पास पहुंचे। ये आपको चित्र में दिख रहा होगा, दोनों लड़ रहे हैं और राजा के दरबार में पहुंच गए हैं। राजा ने दोनों से पूरी घटना सुनने के बाद पूछा, क्या तुम दोनों में से किसी के पास इस घटना का कोई चश्मदीद गवाह है? राजा क्या बोलने लग गया उन दोनों से कि आप दोनों के पास कोई गवाह ऐसा जो बता सके कि यह काम किसने किया है? महाराज, चश्मदीद गवाह वह पेड़ है जिसके नीचे हमने हांडी छिपाई थी। आप उससे पूछ सकते हैं, विनय बोला। राजा ने अगले दिन पेड़ के पास जाकर निर्णय करने को कहा। दोनों अपने अपने घर वापस आ गए। घर आकर विनय अपने पिताजी के पास पहुंचा और उसने सारी बात बताई। उसने पिताजी से अगले दिन पेड़ की खोल में छिपने और चोर के रूप में रवि का नाम लेने को कहा। पिताजी को लालच आ गया और उन्होंने विनय की बात मान ली थी। तो विनय ने क्या करा, उसके पिताजी से बोला कि आप ऐसा करना, पेड़ की जो खोल होती है तो आप उसके अंदर छुप जाना, ताकि और यह कहना कि रवि ने चोरी किए हैं। अगले दिन सुबह होते ही विनय के पिता पेड़ की खोल में छिपकर बैठ गए और विनय के जो पिताजी थे वो क्या करने लग गए थे? पेड़ के अंदर जाकर छिप गए थे। 11 बजे महाराज अपने दरबारियों के साथ पेड़ के पास पहुँचे। महाराज, यही वह पेड़ है, विनय और रवि ने राजा से कहा। तब वृक्ष की खोल में छिपे विनय के पिताजी ने भारी आवाज बनाकर कहा, हांडी में रखा सारा धन रवि ने निकाला है, वही चोर है, विनय निर्दोष है। जो विनय के पिताजी पेड़ की खोल में छिपे हुए थे तो वह रवि का झूठा नाम लेने के लिए उसका नाम बोल देते हैं कि विनय तो निर्दोष है और रवि चोर है। वहाँ उपस्थित जिसने भी सुना उसकी आंखें फटी की फटी रह गई। रवि को सपने में भी विश्वास नहीं था कि वह अपने मित्र का धन चुरा सकता है, क्योंकि रवि ऐसा था ही नहीं कि वह अपने मित्र का धन ले सकता है। तो वह एकदम घबरा जाता है और वहीं धरती पर बैठ गया। महाराज ने निर्णय करने के लिए कुछ समय मांगा। फिर महाराज क्या करते हैं कि कुछ समय मांगते हैं निर्णय करने के लिए कि मैं ये निर्णय आपको कल फैसला इसका सुनाऊंगा। उस स्थान पर केवल राजा और अधिकारी रह गए थे। सारे लोग वहाँ से चले गए थे तो सिर्फ राजा और उसके अधिकारी रह गए थे। शेष व्यक्तियों को उस स्थान से पीछे हटा दिया गया और जितने भी व्यक्ति थे उन सबको राजा ने पीछे कर दिया था। महाराज ने अपने सेनापति को पास बुलाया और उसके कान में कुछ कहा। महाराज की बात सुनते ही सेनापति ने उस पेड़ की परिक्रमा करनी आरंभ कर दी। इसके बाद एक सैनिक को थैला लाने का संकेत किया। सेनापति ने उस थैले को पेड़ के स्थित खोल के भीतर डाल दिया। इसके बाद सैनिक ने उस खोल से आग जलाने को कहा। राजा ने अपने सैनिकों को संकेत कर दिया था कि उन्होंने जो खोल के अंदर थैला डाला है उसे पेड़ की खोल के भीतर डाल दो और उसमें आग लगाने को कह दिया था। सैनिक ने जैसे ही खोल में आग लगाई, सब लोगों का खांसते खांसते बुरा हाल हो गया था। जब पेड़ की खोल में आग जैसी लगी तो वहाँ जितने भी लोग खड़े थे सारे खांसने लग गए थे। क्यों खांसने लग गए थे? क्योंकि उस थैले में लाल मिर्च थी और आग लगते ही मिर्च का धुआं सबकी आंखों में जाने लगा था। इसी बीच पेड़ की खोल में से एक आदमी बचाओ बचाओ कहते हुए बाहर निकला। सैनिकों ने उसे पकड़कर महाराज के सामने खड़ा कर दिया। जब जैसे ही पेड़ में आग लगाई तो वहाँ पर जितने भी लोग थे सब खांस रहे थे और खांस खांस के उनका बुरा हाल हो गया था, क्योंकि पेड़ की खोल में जो थैला डाला गया था उसमें मिर्च भी रखी
रखी थी। तो जैसे ही मिर्च में आग लगी तो मिर्ची का जो धुआं था तो सबके आंखों में जाने लगा। पेड़ की खोल में से एक आदमी भी निकलता है और बचाओ बचाओ चिल्लाने लग जाता है। तो जैसे ही वो आदमी निकलता है तो सैनिक उसको पकड़कर महाराज के सामने खड़ा कर देते हैं। देखो आपको चित्र में दिखाई दे रहा होगा कि ये पेड़ है और ये पेड़ की खोल हैगी। इस खोल के अंदर ये आदमी छिपा बैठा था। तो आपको पता है ये आदमी कौन था? ये विनय के पिताजी थे। तो वह बाहर निकल जाते हैं जैसे ही वहाँ पर धुआं होता है तो, और वह भी खांसने लग जाते हैं ज़ोर ज़ोर से, और ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लग जाते हैं बचाओ बचाओ, क्योंकि उस पेड़ की खोल में आग लगा दी गई थी। तो ये आपको चित्र में दिखाई दे रहा है। यहाँ उसके राजा के सैनिक वगैरह भी सब खड़े हुए हैं। चाचा जी, आप? रवि को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। हाँ बेटा, मैंने लालच में आकर अपने पुत्र के पाप में उसका साथ दिया था। महाराज, मुझे क्षमा कर दीजिए। विनय के पिताजी ने हाथ जोड़कर महाराज से माफ़ी मांगी। सैनिकों, इन दोनों को धोखेबाजों को पकड़ लो। इन्हें कड़े से कड़ा दंड मिलना चाहिए, महाराज ने आदेश दिया। इस प्रकार रवि को अपने हिस्से का धन वापस मिल गया। साथ ही उसे यह भी पता चल गया कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो थोड़े से लालच में आकर किसी को भी धोखा दे सकते हैं। तो विनय ने अपने पिताजी के साथ मिलकर रवि को धोखा देने की सोची थी, लेकिन फिर भी वह ऐसा नहीं कर पाया और इसकी सज़ा उसको भुगतनी पड़ी। तो हमें कभी भी किसी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। तो यह उस राजा का न्याय था। तो इस पाठ को मैंने पढ़ा दिया है, तो आप भी इसे एक बार अच्छे से पढ़ेंगे। ओके, बाय।